हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि नवंबर से आपके केबीएस और एनबीएस के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और यह पेपर 3 स्टेज में होगा, फेज 1, फेज 2 और फिर इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको सबको बेस्ट विशेस हैं कि आप सभी का सिलेक्शन केबीएस और एनबीएस में हो जाए। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार सीटीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि आप भी सीटीईटी एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं और इन फ्यूचर में केबीएस और एनबीएस की वैकेंसी में भी सिलेक्ट हो जाएं। तो आज हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए, जीन पियाजे 1896-1980 में स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक थे, है ना, जो मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। यानी यह क्या थे, जीव जंतुओं पर अध्ययन करते थे अपने पेडोलॉजी उनके कार्यों का उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप में प्रसिद्धि दिलवाई थी। पियाजे ने फ्रांस के विनेट के साथ मिलकर कई वर्षों तक कार्य किए। पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। इन्होंने पूर्व में प्रचलित कारक का बुद्धि जन्मजात होती है का खंडन किया। कहने का मतलब ये कि कुछ वैज्ञानिक कहते थे कि बुद्धि जन्मजात होती है, पर इनने इसका विरोध किया। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है, बुद्धि का विकास भी संभव होता है। प्रारंभ में बच्चे केवल सरल संप्रत्ययों को ही सीखता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वह जटिल संप्रत्ययों को भी सीखता है। वातावरण और क्रियाओं का योगदान सीखने और अधिगम में महत्वपूर्ण होता है। पियाजे ने यह भी कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। सीखना एक संप्रत्यय निर्माण करना होता है। निर्माण करने की यह प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर चलती है। पहले जब बालक अनुभव करता है या अनुभव होता है, उसकी आयु कम होती है और वह सरल अवधारणा और संप्रत्ययों को सीख सकते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, उसका अनुभव भी बढ़ता है और वह अपनी बुद्धि से जटिल संप्रत्ययों का निर्माण करता है। बालक की सत्य के बारे में चिंतन करने की शक्ति, परिपक्वता स्तर यानी मैच्योरिटी और अनुभव की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है तथा निर्धारित होता है कि इसलिए मनोवैज्ञानिक इसे अंतः क्रियावादी विचारधारा का नाम दिया है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत भी किया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पद। अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे 2 पदों का उपयोग करते हैं, संगठन और अनुकूलन। हालांकि इन पदों के अलावा पियाजे ने कुछ और अन्य पदों का प्रयोग अपने संज्ञानात्मक विकास में किया है। तो क्या क्या किया अपन अब देखते हैं। पहला है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। क्या होता है अनुकूलन, पियाजे के अनुसार देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक आने आने वाले प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब जब बच्चा वातावरण से किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। यह क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, उस संबंध को संगठित आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अनुकूलन में क्या होता है, जैसे अनुकूलन के द्वारा ही आप अंतःक्रिया करते हैं और वातावरण के साथ और अपने समाज के साथ जब आप अनुकूलन करेंगे, अडेप्टेशन करेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखेंगे। पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा है, आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन, समंजन यानी एकमेंडेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, हम वो देखते हैं। देखिए, आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं
या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, प्रक्रिया का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसातीकरण को हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसात्करण की प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, पियाजे के शब्दों में नए अनुभव और साथ में आत्मसातीकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होता है। अब देखो, समंजन यानी एडजस्टमेंट क्या है। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर सामंजन के लिए की जाती है, यानी सामंजस्य स्थापित किया जाता है, एडजस्टमेंट स्थापित किया जाता है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण या समंजन दोनों प्रक्रियाओं का प्रारंभ करता है। और ये दोनों प्रक्रियाएं कैसे होती हैं? आपके अनुकूलन के द्वारा होती हैं, एडजस्टमेंट के द्वारा होती हैं। समंजन को आत्मसात्करण की एक प्रक्रिया, पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसात्करण और समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। अब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन से, अर्थात बुद्धि में संतलिप्त विभिन्न क्रिया जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क इत्यादि सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। वातावरण के साथ सामंजन संगठन का ही परिणाम है, यानी जो संगठन होता है वो सामंजन का ही परिणाम है, यानी सामंजस्य का परिणाम है। अब मानसिक संक्रिया क्या होती है, यानी मेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। अब स्कीमा, यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम कहलाता है, यानी स्कीमा कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है, सॉरी, अब स्कीमा आएगा। एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसे स्कीमा कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था 4 स्टेज होती हैं। देखिए अब क्या कौन कौन सी स्टेज होंगी, अब देखिए। यदि मैं पढ़ाते समय कुछ गलती कर देता हूं दोस्तों तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नया नया हूं और पढ़ाना सीख रहा हूं। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है वैसे वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहता है। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गति अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, यह पहली अवस्था। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है अपन देखते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और औपचारिक संक्रिय अवस्था, ये 4 है। देखिए पहली क्या है? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये पहली अवस्था है। अब दूसरी अवस्था देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और औपचारिक संक्रिया अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। और दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा कि चाहे कोलबर्ग के सिद्धांत हो, नियम हो, या फिर जीन पियाजे के हो, या किसी भी वैज्ञानिक के हो, उनके नाम आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम बदलते रहते हैं। अब देखिए, संवेदीय पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, संगठन, व्यवहार, चिंतन, तर्क इत्यादि सभी संगठित होकर कार्य करता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है।
ध्वनियों, रसों और गंध आदि का अनुभव करता है। इस सरल क्रियाओं को ही पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। इन अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात न नहीं वह समंजन की प्रक्रिया शुरू करता है, यानी पुनरावृत्तिकरण व संज्ञानात्मक आत्मसात करता है और समंजन प्रक्रिया शुरू करता है। उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों का पता चलता है तो बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा उनका प्राथमिक अनुभव करता है। पियाजे ने अपनी इस अवस्था में 6 उप अवस्थाओं को विभाजित किया है। ठीक है, अब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है अब ये देखेंगे हम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रिय अवस्था, जिसे बच्चे 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक मानता है। इस अवस्था को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित करता है। इस अवस्था में बच्चे निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। बच्चा अपने आसपास की वस्तु और प्राणियों और शब्दों के संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। बच्चे प्रयाग, खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं, यानी वह डॉल को क्या मानेंगे, सजीव मानेंगे, उनको खाना खिलाएंगे। बच्चे आने वाले विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं पर इर्द गिर्द है। इसे पियाजे आत्म केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि ईगो सेंट्रिज्म क्या है। जब बच्चे अपने आसपास की चीजों को खुद ही में समा लेते हैं, यानी खुद ही को महत्वपूर्ण मानते हैं और सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द रहती है, तो उसे ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। बच्चे चिंतन करना भी शुरू कर देते हैं। 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण भी करने लगते हैं। जब बच्चों को आप कहानियां सुनाएंगे तो वह अमूर्त चीजों के बारे में जल्दी सीखने लगेगा। देखिए और क्या है, वे रटना शुरू करते हैं, अर्थात वे रटकर सीखते हैं ना कि समझकर। बच्चा स्वार्थी नहीं होता। इस अवस्था में धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है। इस अवस्था में बालक कार्य और कारण के संबंध से अनजान होते हैं। मानसिक रूप से अभी भी परिपक्व होने के कारण वे समस्या समाधान के दौरान समस्या के केवल एक पक्ष को ही जान पाते हैं। अब तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त संक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था की विशेषता का वर्णन पियाजे के अनुसार निम्न प्रकार से किया गया। पहला क्या है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक चलती अथवा मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अमूर्त संप्रत्ययों का समाधान वे अभी से ढूंढ पाते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है। इस अवस्था में बालकों को कुछ क्षमताएं विकसित हो जाती, जैसे कंजर्वेशन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद भी संख्या, मात्रा, भार या आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। संख्या बोध अर्थात गणित को जानना, वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना, पारस्परिक संबंधों आदि को जानने लगते हैं। अब चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों अब कौन सी चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ और अंतिम अवस्था की विशेषता निम्न प्रकार है। बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। बच्चे वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों के परिक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है और इन्हें सत्यापित करने का भी प्रयास करता है। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करना और वर्गीकृत करना सीख जाता है। बच्चे प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने लगते हैं। उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे मस्तिष्क से परिपक्व होने लगते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। पियाजे के सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया है। शिक्षकों के अनुकरण और खेल विधि से शिक्षण कार्य करना चाहिए, यानी बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं तो उनको सही अनुकरण करवाना चाहिए। बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं
तो बच्चों को खेल के माध्यम से आप हिंदी सिखा सकते हैं, गणित सिखा सकते हैं, अंग्रेजी सिखा सकते हैं। और क्या है, पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, कुछ बच्चे तेजी से सीखते हैं, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं। तो जो बच्चे स्लो सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, उनको दंड नहीं देना चाहिए, ना उन्हें कुछ बोलना चाहिए, जबकि उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम और विकास के लिए आवश्यक हैं। इन दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना उचित होगा। बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। 12 वर्ष की अवस्था में बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की आयु तक आते-आते बच्चों के अंदर यह क्षमता क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। और देखिए, शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उनकी व्यवहारिक क्रियाओं के आयोग के आधार पर करना चाहिए। देखो, कई बार बच्चों की बुद्धि का मापन भी करना चाहिए, साथ ही उनकी व्यवहारिक क्रियाओं का मापन भी करना चाहिए, और उसके आधार पर आप पीयर ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कमजोर है तो उस ग्रुप में आप इंटेलिजेंट बच्चों को जोड़ दीजिए, तो इंटेलिजेंट बच्चे जो होंगे वो कमजोर बच्चों की मदद करेंगे। अब जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और जो बच्चे फुटबॉल में कमजोर है, तो जो बच्चा फुटबॉल अच्छा खेलता है उसे उस ग्रुप में शामिल कर दीजिए। तो बच्चे क्या होंगे, जो अच्छा फुटबॉल खेलता है वह उनको चीजें बताएगा, कैसे आपको अच्छी फुटबॉल खेलनी चाहिए, कैसे अच्छी गणित करनी चाहिए, कैसे आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं या हिंदी पढ़ सकते हैं। बच्चा स्वयं और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, अतः हमें शिक्षकों, माता पिता बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे उनके बड़े भाई बहन हो, उनके दोस्त हो या फिर टीचर हो। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। तो इन चीजों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बच्चों की आप इच्छाओं को पहचान सकते हैं, उनकी कितनी अच्छी तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति का विकास कर सकते हैं, विचार शक्ति का विकास भी कर सकते हैं, और उनकी विचार शक्ति को बेहतर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जीन पियाजे के बारे में एक छोटा सा वीडियो। यह वीडियो नंबर 2 है। तो मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मैंने खराब पढ़ाया है तो मैं अपनी पढ़ाई में और क्या सुधार करूं, जिससे मैं आपको अच्छे नोट्स और अच्छे वीडियो उपलब्ध कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।